नमस्कार साथियों, मैं श्रीकांत आपके सामने पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज हमारी क्लास रहेगी हिस्ट्री की, क्योंकि हमारी हिस्ट्री की चल रही है, संविधान की चल रही है, एक साथ में चल रही है। एक दिन हिस्ट्री, एक दिन संविधान। अब एक दिन में एक ही चीज़ पढ़ाई जा सकती है। जब एग्ज़ाम और नज़दीक आ जाएगा तो दो दो तीन तीन क्लास एक दिन में लिया करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। वैसे तो टाइम नहीं है, टाइम तो कभी नहीं रहता है, कहने वाली बात होती है। लेकिन पिछले लेक्चर में हम लोग इतिहास में कहाँ खत्म कर दिए थे? तुगलक वंश समाप्त हो गया था, ठीक है ना। तुगलक वंश समाप्त हो गया था, ठीक। तुगलक वंश सबसे ज्यादा चलता है, इसको भी मैंने बताया था। तुगलक वंश के बाद फिर जैसे 1412 में तुगलक वंश समाप्त हो जाता है, ठीक है। 1412 से और 2 साल का गैप है, ठीक। 14 से 12 से और 14 से 14, ठीक। इन 2 सालों में क्या हो रहा है दिल्ली में? यानी कि सैयद वंश तो 1414 में आ रहा है, 1414 से 1451 के बीच में आ रहा है। तुगलक वंश 1412 में ही समाप्त हो गया है। तो इन 2 सालों में दिल्ली की सत्ता पे कौन है, कौन शासक आखिर है? सैयद वंश के शासक तो है नहीं। तो इस समय जो एक प्रमुख शासक बनने की कोशिश करता है वो एक दौलत खान व्यक्ति रहता है, जो लगातार इस तरह की कोशिश करता रहता है। कमोबेश कह सकते हैं कि उसी का शासक रहता है दिल्ली में। 2 साल के बीच में कुछ वजीर रहते हैं, कुछ प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन उनमें इन 2 सालों में जो सबसे प्रमुख नाम है वो दौलत खान का नाम है, सबसे ज्यादा प्रमुख, ठीक है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो दिल्ली की सत्ता को हथिया ले, ठीक, मगर हो नहीं पाता है। और अंत में फिर क्या होता है कि 1414 में सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। सैयद वंश, ठीक है ना। ये सैयद वंश की स्थापना होती है और मजे की बात, इस 1414 में सैयद वंश की स्थापना होती है और इसका शासन कब से कब तक चलता है? 1451 ईस्वी तक चलता है, ठीक है। एक मैं आपको अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, इसका जो शासन काल है टोटल 37 वर्ष चलता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का जो शासन काल है वो 37 वर्ष टोटल है। और ये दिल्ली सल्तनत का एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत कम ही शासन पीरियड रहता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस 37 साल में, अगर आपको याद हो कि एक शासक इसके पहले 37 वर्ष जो पूरे सल्तनत काल का सबसे लंबे कालखंड का शासक रहता है, कौन रहता है? फिरोज तुगलक रहता है। मैंने फिरोज तुगलक की क्लास में बताया था पिछले क्लास में कि फिरोज तुगलक का जो शासन काल रहता है वो 37 वर्ष का रहता है। यानी कि पूरे सल्तनत काल का सबसे लंबा शासक कौन रहता है? पूरे सल्तनत काल का सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन है? शासन करने वाला शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है, ठीक है। और 37 वर्ष ये फिरोज शाह तुगलक है और सैयद वंश का कुल जो शासन काल है वो 37 वर्ष है। यानी कि दोनों बिल्कुल से सेम है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तुगलक काल के बाद जो शासन करने आ रहा है सैयद वंश, वो भी 37 वर्ष टोटल शासन करता है। तो ये बात हो गई। अब 1414 में किसकी कौन सत्ता हथिया रहा है, यानी कि दिल्ली के सिंहासन पे कौन काबिज हो रहा है? तो वो है सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना कौन करता है? खिज्र खान, ठीक है। खिज्र खान पहले ये रहता है किधर का? मुल्तान, दीपालपुर और वहीं का, मुल्तान का खास करके शासक रहता है, वहीं पे सूबेदारी रहती है। फिर इसको बदायूं की सूबेदारी मिल जाती, कई जगह की सूबेदारी मिलती है खिज्र खान को। लेकिन अंत में खिज्र खान क्या करता है कि 1414 में आके शासन करता है। सैयद वंश में कुल कितने शासक होते हैं? सिर्फ 4 शासक हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन शासक हुए हैं? सैयद वंश में कुछ भी विशेष नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की बात है, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं जिससे कि सैयद वंश आपको ना भूले, ठीक। सैयद वंश में कुल 4 शासक होते हैं, कुल 4 शासक होते हैं, ठीक है। शासक होते हैं, कौन कौन से रहते हैं? पहला रहता है खिज्र खान, ठीक है। खिज्र खान कौन रहता है? ये सैयद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। 1414
14 में, ठीक है। खिज्र खान स्थापना करता है, ठीक है, सैयद वंश की। दूसरा कौन सा शासक है? दूसरा, इसका शासनकाल 1414 से 21 ईस्वी तक है, ठीक है। इसके बाद कौन शासक बनता है? बनता है मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह। मैं सैयद वंश के शासकों को लिखवा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। इसका शासन कब से कब तक रहता है? 1421 से 34 ईस्वी तक, यानी कि 1434 ईस्वी तक 13 साल का शासन काल रहता है। फिर तीसरा शासक इसके बाद कौन बनता है? मोहम्मद शाह बनता है, मोहम्मद शाह बनता है। इसका शासन काल कब से कब है? 1434 से 45 ईस्वी, 1445 ईस्वी तक, ठीक है, 45 ईस्वी तक है। इसके बाद जो सैयद वंश का अंतिम शासक बनता है और जिसको हटा के जो है बहलोल लोदी स्थापना करता है, लोदी वंश की स्थापना करता है, ये अंतिम शासक रहता है अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 शासक हैं सैयद वंश के कुल हुए हैं, जिनको मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, 1445 से 1451 ईस्वी, ठीक। ये चारों शासक के नाम है। खिज्र खान 1414 में स्थापना करता है। इस तरीके से सैयद वंश में कुल 4 शासक होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं किसके विषय में जानना है। इन तीनों के विषय में कोई मतलब बहुत है नहीं, क्योंकि एग्जाम से कुछ आता नहीं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खिज्र खान जिन्होंने स्थापना की है सैयद वंश की, इनके विषय में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि क्या इन्होंने किया। कुछ इन्होंने भी बहुत 30 मार खान वाला काम नहीं कर दिया, बशर्ते ये है कि एक सूबेदार रहते हैं उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में, मुल्तान उल्तान के, और इन्होंने शासन आके, क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है इनके पिता को जो है सूबेदारी दी जाती है। इसके बाद फिर उसके बाद जो शासक बनते हैं इनको मुल्तान में सूबेदारी दे दी जाती है। तो ये बेसिकली खिज्र खान मुल्तान के सूबेदार रहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के समय में, तुगलक काल के समय में, नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, ठीक है, आक्रमण हुआ था, ठीक है। तैमूर लंग आया था, ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों ने बताया है, पुस्तकों में है कि तैमूर लंग की सहायता किसने की थी? खिज्र खान ने की थी, ठीक है। खिज्र खान यानी कि तैमूर लंग की सहायता कर रहा था, क्योंकि तुगलक वंश बिल्कुल से दीनहीन हो चुका था। और जब ये सहायता कर रहा था तो तैमूर लंग जब जीत के जाता है, जो है वापसी करता है दिल्ली से, मुल्तान उल्तान को सबको जीत ही लेता है, तो ये क्या करता है कि मुल्तान, दीपालपुर और एक स्थान है सिंध शायद, जो है ना, मुल्तान, लाहौर नहीं, मुल्तान, दीपालपुर, लाहौर की सूबेदारी जो है तैमूर लंग किसको दे देता है? इसी खिज्र खान को दे देता है। यानी कि खिज्र खान ने, इससे प्रमाणित होता है कि खिज्र खान ने तैमूर लंग की सहायता की थी जब ये दिल्ली पे आक्रमण करता है, ठीक है, दिल्ली पे आक्रमण करके तहस नहस कर देता है, जीत लेता है, और लौटते समय खिज्र खान से बहुत खुश होता है तैमूर लंग, और उसने इन जगह की सूबेदारी दे दी, ठीक है। मजे की ये बात है कि जब अंतिम जो तुगलक शासक होते हैं, या कह सकते हैं कि जो 14 से 12 से और 14 से 14 का जो 2 साल का पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, दिल्ली की सल्तनत तो पहले ही कम हो गई थी। मैंने बताया था कि नासिरुद्दीन महमूद का के ही लिए व्यंग में कहा जाता था कि सत्ता का साम्राज्य, यानी कि सुल्तान का शासन कहां से कहां तक है? पालमपुर से दिल्ली तक। ये बात इसी सुल्तान के लिए कही जाती है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि नासिरुद्दीन महमूद के ही लिए कहा जाता है कि इसका शासन पालमपुर से दिल्ली तक, ठीक है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए पालमपुर से दिल्ली तक की कितनी दूरी है? 50-60 कोस की दूरी होगी, ज्यादा से ज्यादा 20-22 कोस की दूरी होगी। अगर इसको कह सकते हैं कि अगर मील में देखा जाए तो
बहुत कम ही है। कुल मिला के हमको लगता है 50-60 किलोमीटर के एरिया में ही, या मान लीजिए कि इतने ही एरिया में दिल्ली का शासन रह जाता है, ठीक है, इस समय में। क्योंकि इस समय 1412 से नासिरुद्दीन महमूद के ही समय के बाद से ही पूरा जो उत्तर पश्चिम का एरिया खाली है, चाहे कोई भी एरिया हो, दीपालपुर, लाहौर, पंजाब, सिंध, ये सब स्वतंत्र हो गए हैं। गुजरात तो पहले से, मालवा, चौहान वहान सब स्वतंत्र हैं, कोई सुल्तान की सत्ता को मान नहीं रहा है। ऐसे समय में जब खिज्र खान 1414 में गद्दी पर बैठता है तो ये मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का खुद ही सूबेदार रहता है। तो ये तीनों क्षेत्र जो है और 2-4 क्षेत्र जो है खुद ब खुद जो है दिल्ली में आ जाते हैं, सल्तनत में मिल जाते हैं। तो बहुत समय के बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद दिल्ली की सीमा, सल्तनत की सीमा जो है वो उत्तर पश्चिम में पंजाब, दीपालपुर और लाहौर तक चली जाती है खिज्र खान के समय में। क्योंकि खिज्र खान वहां का क्या रहता है, सूबेदार रहता है, और तैमूर लंग ने उसको सूबेदारी दी हुई होती है। ये बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे कई जगह की सूबेदारी ये किया रहता है। इसके बाद खिज्र खान जब सूबेदार बनता है, वो शासक बनता है, तो वो सूबेदारी वाले जो क्षेत्र रहते हैं वो खुद ब खुद जो है दिल्ली सल्तनत में मिल जाते हैं, ठीक है। ये एक बात हो गई, ठीक है। एक अगर आपको मैं बताऊं कि जैसे ये जो खिज्र खान है, इसके विषय में 2-4 बातें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जान लीजिए। जैसे कि इसने क्या किया है, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की है, ठीक है ना, ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता है। और ये खिज्र खान रैयत ए आला, रैयत ए आला की उपाधि धारण की है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। ये आपके बिल्कुल से एग्जाम वाले पॉइंट से मैं प्रश्न और उत्तर दोनों लिखवा दे रहा हूं, ठीक है ना। खिज्र खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ठीक, उपाधि धारण नहीं की, ठीक। खिज्र खान रैयत ए आला की उपाधि धारण की, ठीक है। रैयत ए आला का मतलब होता है किसानों का प्रमुख, ठीक है, किसानों का प्रमुख, ठीक है। दूसरी बात, खिज्र खान जो सैयद वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है, जो अगर आप लोगों ने एक पुस्तक का नाम सुना हो, तो क्या, तो उस पुस्तक का नाम है याह्या बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी की एक पुस्तक का नाम है, उनकी पुस्तक का नाम है, फिलहाल जो होगा मैं बाद में बता दूंगा अगर याद आ जाएगा, अभी दिमाग पे चढ़ नहीं रहा है बिल्कुल से मेरे, ठीक है। 2 चीज इसने किया। तीसरी बात क्या की कि इसने अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम चलने दिया, तुगलक शासकों का नाम चलने दिया, ठीक है। फिर और क्या करता है, ये दूसरी बात करता है कि ये एक कह सकते हैं कि न्यायप्रिय शासक रहता है, ठीक है। और दूसरी ये उस पुस्तक का मेरे दिमाग में है पर वो जुबान पे नहीं आ रहा है, क्या, तो उस पुस्तक का नाम है याह्या बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है जो है, हाँ, तारीख मुबारक शाही, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। कभी कभी होता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज एक साथ में चलती रहती हैं तो जुबान पे नहीं आ पाता। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन रहता है, याह्या। आपके एग्जाम में भी आता है कि तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन है, तो इसका लेखक रहता है याह्या बिन अहमद सरहिंदी, बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। तारीख मुबारक शाही लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी,
एकमात्र जानकारी का स्रोत है, जानकारी का स्रोत है इसके शासनकाल की। ठीक है, ये मेन बात है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है उसको मैंने लिखवा दिया, और कुछ इसमें बहुत है नहीं। एक अगर आप एक चीज और इसमें करना चाहें तो जैसे कि ये अपने जो शासन चलाता है खिज्र खान जो है, तो ये तैमूर लंग और उसके बेटे, तैमूर और उसके बेटे शाहरुख, तैमूर लंग के बेटे का नाम शाहरुख रहता, तैमूर और उसके बेटे शाहरुख के प्रतिनिधि के तौर पे, प्रतिनिधि के रूप में चलाता है, यानी कि ये रूप में चलाता है, ये आता है इसके विषय में। ठीक है, खिज्र खान यानी कि खुद के लिए नहीं शासन कर रहा है, शासन कर रहा है लेकिन वो तैमूर और उसका जो बेटा है शाहरुख, उसके नाम पे प्रतिनिधि शासक के रूप में सत्ता का सुख भोग रहा है, यानी कि सत्ता को चला रहा है। और अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलवाता है, वो सिक्के जो चलवा रहा है, जो चल रहे हैं तुगलक कालीन सिक्के, उन सिक्कों को ही चलवा रहा है। यानी कि अगर नए सिक्के भी उसने कुछ चलाए हैं अपने काल में चलते हैं तो वो उस पे तुगलक वंश के शासकों का नाम लिखा हुआ है। मोटा मोटा कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो खिज्र खान के विषय में जितनी मैक्सिमम जानकारी थी बस वो इतनी ही है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी जानकारी खिज्र खान के विषय में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद फिर इनके जो बेटे रहते हैं, कौन रहते हैं? मोहम्मद शाह। ठीक है, जो 1421 से 1435 तक शासन करते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, मुबारक शाह, नाम भी बड़ा एकदम से सिमिलर है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह। तो 1421 से 1435 तक मुबारक शाह शासन करते हैं। कुछ ऐसा विशेष नहीं है, बस इनके विषय में, मुबारक शाह के विषय में यही है कि इन्होंने क्या किया कि अपने नाम के सिक्के चलवाए, यानी कि जो तुगलक कालीन सिक्के चलते थे उसको हटा दिया और अपने नाम के सिक्के चलवाने लगे। यानी कि दिल्ली का शासन अगर वो कर रहा है तो हम खिज्र खान यानी कि सैयद वंश के जो शासक हैं उनके नाम के सिक्के चलेंगे, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं। हाँ, खिज्र खान के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब खिज्र खान की मृत्यु हुई थी 1421 में, तो दिल्ली के लोग काले कपड़े पहन के गए थे। ये बात कही जाती है कि किस शासक की मृत्यु पर दिल्ली के लोग काले वस्त्र पहन कर गए थे, तो ये खिज्र खान है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, खिज्र खान की मृत्यु पर दिल्ली वासी काले वस्त्र पहनकर गए थे, काले वस्त्र पहनकर गए थे। ठीक है, न्यायप्रिय शासक था, इस वजह से ऐसा शायद उसको एक ट्रिब्यूट देने के लिए ऐसा किया गया था। बाकी कुछ भी इसमें नहीं है। इनके बाद के शासकों में मैं क्या बताऊं, कुछ ऐसा नहीं है। मुबारक शाह का शासनकाल मैंने बताया 1421 से 1434 तक जो रहता है। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद फिर अलाउद्दीन आलम शाह। हाँ, अलाउद्दीन आलम शाह के ही समय में जो इसका अंतिम शासक रहता है सैयद खान का, और सैयद वंश का, सॉरी, अलाउद्दीन आलम शाह, इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1434 से 1451 तक। ठीक है, 1445 से, सॉरी, 1445 से 1406 साल का शासनकाल रहता है, 1445 से। इसी के समय में इसका एक वजीर रहता है, प्रधानमंत्री रहता है। ठीक है, जो किसी भी तरीके से इसको मार के सत्ता दिलाना चाहता है। ठीक है, होता क्या है फिर? होता यही है कि इसका जो वजीर रहता है, वो उसका तो क्या नाम रहता है, इसका नाम रहता है हामिद खान। हाँ, दौलत खान उसका उस समय, हामिद खान। ठीक है, हामिद खान रहता है, इसका वजीर रहता है हामिद खान, वजीर हामिद खान, हामिद खान रहता है। इस हामिद खान में और अलाउद्दीन आलम शाह में जो है
क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इसके समय में जो सत्ता का केंद्र रहता है वो तो दिल्ली है ही, राजधानी है ही। इसके साम्राज्य का विस्तार सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर के बीच में ही रहता है। यानी कि अगर 20 से 30 कोस की दूरी पे ही साम्राज्य का विस्तार रहता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो वजीर रहता है हमीद खान रहता है, इससे इसकी लड़ाई हो जाती है और ये ढीला ढाला शासक रहता है, अयोग्य शासक रहता है, ये चला जाता है बदायूं इससे झगड़ा करके। ठीक है, ये बदायूं चला जाता है और इसी हमीद खान ने जो है किसको निमंत्रण दिया, बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी को निमंत्रण दिया। बहलोल लोदी एक दो बार पहले भी जो है ट्राई कर चुका था कि दिल्ली की सल्तनत को पाल लिया जाए, लेकिन असफल हुआ था। हमीद खान ने बहलोल लोदी को बुलाया और बहलोल लोदी आया। जो सैयद वंशी शासक अंतिम है अलाउद्दीन आलम शाह, इसने जो है बड़े आराम से बहलोल लोदी के पक्ष में जो है क्या कर दिया, शासन को छोड़ दिया। इसका ये कहना था कि जो मोहम्मद शाह शासक थे, इसके पहले जो शासक थे मोहम्मद शाह, यानी कि इसके पिता जो रहते हैं, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना बड़ा पुत्र माना था। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। अलाउद्दीन आलम शाह के पहले के शासक रहते हैं, कौन रहते हैं इनके पहले शासक होते हैं, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह का शासन कब से कब तक चलता है, 1434 से 1445 तक चलता है। ठीक है, ये इसका बेटा रहता है। ठीक, इसका ये कहना है, अलाउद्दीन आलम शाह का कहना है कि बहलोल लोदी से बहुत प्रभावित है मोहम्मद शाह। ठीक है, बहलोल लोदी अपनी प्रतिभा को दिखा चुका है और उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो है इसके सूबेदार के तौर पे कई लड़ाइयां लड़ी और मोहम्मद शाह ने इसको बड़ा सम्मान दिया है। और ये कहता है कि मोहम्मद शाह ने जो है बहलोल लोदी को खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, खाना की उपाधि मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को दी थी और बहलोल लोदी को बड़ा पुत्र मानता था अपना। ठीक है, कौन मानता था, मोहम्मद शाह। तो इसी अलाउद्दीन आलम शाह ने ये कहा कि बहलोल लोदी मेरा बड़ा भाई जैसा है, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शाह ने इसको बड़ा पुत्र माना है और खाना की उपाधि दी है। इस वजह से हम लड़ाई नहीं करेंगे बहलोल लोदी के साथ में, हम चले जा रहे हैं बदायूं। यानी कि उसके आने के पहले ही ये बदायूं चला गया है और बाद में ये बदायूं में का सूबेदार बन के रहता है। ठीक है, अब आप सोचिए, ये दिल्ली का शासक रह चुका है अलाउद्दीन आलम शाह, दिल्ली का शासक है। ठीक है, अंतिम शासक है सैयद वंश का। बाद में फिर ये जब बहलोल लोदी आ जाता है, उसके पहले ही, आने के पहले ही ये चला जाता है बदायूं का सूबेदार बनता है और वहीं पे ये रहता है। ठीक है, और वहीं पे इसकी 1478 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी, अलाउद्दीन आलम शाह की। तो बड़ा विलक्षण उदाहरण आप देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि कोई पहले दिल्ली का शासक रहता है, इसके बाद स्वयं सत्ता छोड़ के चला जाए एक छोटी जगह का बदायूं। हालांकि अपने समय की, उस समय सल्तनत कालीन बड़ी जबरदस्त सूबेदारी हुआ करती थी। बदायूं का सूबेदार का मतलब ये होता था कि आप कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत को पाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये बदायूं चला जाता है, फिर वहीं शासन सत्ता संभालता है और इस तरह से जो है हमीद खान ये सोचता है कि बहलोल लोदी को हम कठपुतली शासक बनाएंगे। बहलोल लोदी आता है 1451 में, अप्रैल 1451 की बात है। बहलोल लोदी शासन संभालता है, दिल्ली की सत्ता पे बैठता है। पहली बार अफगानों की सत्ता दिल्ली सल्तनत में स्थापित हो जाती है। अभी तक कौन से हैं, तुर्क मुस्लिम है। ठीक है, पहली बार अफगानों की सत्ता स्थापित हो रही है। प्रथम बार कौन कर रहा है, बहलोल लोदी कर रहा है 1451 ईस्वी में। तो ये हो गया सैयद वंश से जुड़ी, जो कहते हैं ना कि बहुत जानकारी जिनको मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि सैयद वंश में बहुत कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा कालखंड है जो है वो खिजर खान और छोटी छोटे जो शासक हैं उनके विषय में 1-2 बातें हैं, उसको मैंने बता दिया है। 1451 में बहलोल लोदी आ जाता है, ये हम लोग देखेंगे कल। ठीक है, 1451 से 1526 ईस्वी तक कौन प्रथम
अफगान शासन, ठीक है। कौन? लोदी वंश। थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा हूं, ये अफगानिस्तान के रहते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के रहते हैं। बहलोल लोदी कहाँ का? बहलोल लोदी जो है ये बहलोल लोदी वंश की स्थापना करता है, ये पता ही है आप लोगों को। 1451 में ये अफगानों की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो एक शाखा रहती है साहू खेल, ठीक है। अफगानों की बहुत सारी शाखाएं होती हैं जो इधर उधर घूमती रहती हैं, ठीक है। उसमें से एक शाखा रहती है साहू खेल। बहलोल लोदी इसी साहू खेल शाखा का एक सदस्य रहता है, व्यक्ति रहता है, ठीक है। यानी इस तरह से है, ठीक है। और कुल मिला के बहलोल लोदी आता है। अब हम देखेंगे अगली क्लास में, जो कल चलाएंगे, क्योंकि आज सैयद वंश के विषय में हो गया। बहलोल लोदी यानी कि जो लोदी डायनेस्टी है, 1526 में जब पहला पानीपत का युद्ध होगा, तो आपको पता ही है, वहीं पे हम इसको रोक देंगे। इसके बाद जहां से मैंने गजनवी से लेके पढ़ाना पूरे सल्तनत काल को पढ़ाया है, 1-2 दिन की मैं सल्तनत काल स्थापत्य और प्रशासन पढ़ाऊंगा, सल्तनत कालीन प्रशासन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है। इसके बाद में इसके जितने भी 700-800 क्वेश्चन होंगे उनको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है साथियों। तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही, बाकी फिर दूसरी क्लास में हम मिलते हैं। वीडियो कैसा लगता है, लेक्चर कैसे लगता है, आप जितने भी लोग देखते हो जरूर बताया करिए, ठीक है। आप अपने सुझाव दिया करिए। आपके यार मित्र जो भी हों उनको चैनल को कहिए कि सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ठीक साथियों, फिर नमस्कार।